हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों पशु परिचर भर्ती परीक्षा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट सवाल देखने वाले हैं। यहाँ पर हम राजस्थान जीके से संबंधित लगभग 60 सवाल देखने वाले हैं दोस्तों। 60 ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको करवाने वाला हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो राजस्थान जीके के हम 60 सवाल देखेंगे और आपके पशुपालन यानी कि पार्ट बी से संबंधित हम लगभग 40 सवाल देखने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में लगभग हम 100 सवाल डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। जो भी बच्चे पशु परिचर का एग्ज़ाम देने वाले हैं 1 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर तक, वो इन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए दोस्तों। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। एज इट इज़ सवाल आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे यहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जांगलदर बादशाह किसे कहा जाता है? तो जांगलदर बादशाह किसे कहा जाता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये आपके कर्ण सिंह को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बीकानेर के कर्ण सिंह को जांगलदर बादशाह की उपाधि दी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक सवाल और एग्जाम में पूछा जाता है, कर्ण सिंह जो है ये किसके समकालीन था? तो कर्ण सिंह जो है ये किसके समकालीन था? तो ये आपका औरंगजेब, ये आपका औरंगजेब और शाहजहाँ के समकालीन था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसे कैसे याद रखोगे आप? कर्ण और शाह कैसे याद रखोगे दोस्तों? कर्ण और शाह, कर्ण और शाह। तो कर्ण से तो आपका कर्ण सिंह हो जाएगा, और से आपका औरंगजेब हो जाएगा, शाह से आपका शाहजहाँ हो जाएगा। तो कर्ण और शाह से आप याद रख सकते हैं, ये आपका औरंगजेब और शाहजहाँ के समकालीन था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ का निर्माता कौन है? तो कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ का निर्माता आपका कौन हो जाएगा? तो ये राणा कुंभा हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों, अगला सवाल है, कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है, कालीबंगा से आपके किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ से आपके जौ के अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसके अलावा गेहूँ, चना और सरसों। तो ये 4 अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। जौ, गेहूँ, चना और सरसों इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए, अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्नलिखित में से आपके कौन हो जाएंगे? इंपॉर्टेंट सवाल है, यह सवाल आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। अपराजित के शिलालेख के रचयिता आपके दामोदर हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 661 ईस्वी में दामोदर द्वारा रचित अपराजित का शिलालेख मेवाड़ के गुहिल शासक अपराजित की उपलब्धियों का वर्णन है। यह लेख मेवाड़ के नागदा गांव के निकटवर्ती कुंडेश्वर के मंदिर से मिला है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेवाड़ से प्राप्त हुआ है, नागदा से प्राप्त हुआ है, कुंडेश्वर के मंदिर से प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसमें मेवाड़ के गुहिल शासक अपराजित की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, ओसिया से महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ? तो ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर बना हुआ है, उसका निर्माण किसके काल में हुआ था? अब आप लोगों को पता है प्रतिहारों के काल में ओसिया के मंदिरों का निर्माण हुआ है, लेकिन प्रतिहारों में भी किसके काल में हुआ है? तो वत्सराज प्रतिहार। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, वत्सराज के दरबार में ही आपका कौन था? उद्योतन सूरी था, जिसके द्वारा आपकी कुवल्य माला लिखी गई है दोस्तों, वो भी आपको ध्यान रखना है। कुवल्य माला जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया है? उद्योतन सूरी के द्वारा लिखा गया है। ये किसके दरबार में था? वत्सराज के दरबार में था। कुवल्य माला में 18 भाषाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें एक आपकी मरु भाषा भी शामिल है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए, कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? तो कर्पूरी देवी आपकी किस राजपूत शासक की माता थी? तो ये आपकी पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता थी, ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है दोस्तों, ये 1177 में राजा बने थे और 11 वर्ष की उम्र में ये राजा बने थे, ये आपको ध्यान रखना है। इनके पिता का नाम सोमेश्वर हो जाएगा, माता का नाम कर्पूरी देवी हो जाएगा। और इनसे रिलेटेड 2 युद्ध आपको ध्यान रखने दोस्तों। एक तो आपका 1182 में तुमुल का युद्ध यानी कि महोबा का युद्ध हुआ था, वो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 1191-92 में तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी के साथ, वो आपको ध्यान रखना है। इन्हें दल पोंगल की उपाधि दी जाती है और राय पिथौरा की उपाधि भी दी जाती है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम की दृष्टि से सही है? तो कालानुक्रम की दृष्टि से यहाँ पर कौन सा सही है दोस्तों? तो सबसे पहले तो आपका जैत्र सिंह आ जाएगा, फिर आपका तेज सिंह आ जाएगा, फिर आपका समर सिंह आ जाएगा। जैत्र सिंह का कार्यकाल 1213 से लेकर 1253 रहा है, जिसमें आपका भूताला का युद्ध आपको ध्यान रखना है, जो कि आपका 1227 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ठीक है, तेज सिंह 1253 से लेकर 1273 ईस्वी का हो जाएगा। समर सिंह आपका 1273 से लेकर 1302 ईस्वी का हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, जैत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह। जैत्र सिंह से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसको कैसे याद रखना है आपको। जैत्र चित्र इत्र, जैत्र चित्र इत्र।
जेत्र सिंह जो था दोस्तों, इसका कार्यकाल 1213 से 1253 हो जाएगा और इसने चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया था। तो चित्र से आपको याद रखना है, चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया था। इत्र से याद रखना है 1226 में भूतला का युद्ध हुआ था इल्तुतमिश के साथ, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? तो राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? ये राणा सांगा का अंतिम युद्ध था दोस्तों। तो ये आपका 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। इसके पहले बयाना का युद्ध हुआ था, वो आपका 16 फरवरी 1527 को हुआ था। आगे देखिए, किसके शासनकाल में मुगल और मेवाड़ के महाराणा के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई? तो मुगल और मेवाड़ के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई थी 1615 में, यह आपको ध्यान रखना है। किस किस के मध्य हुई थी दोस्तों? तो ये आपके जहांगीर और किसके मध्य हुई थी? अमर सिंह के मध्य हुई थी, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मुगल मेवाड़ के महाराणा के मध्य चित्तौड़ की संधि 1615 में अमर सिंह और जहांगीर के मध्य हुई थी। आगे देखिए, उन 2 सरदारों के नाम बताएं जिन्हें अकबर के समय 7000 की मनसबदारी प्रदान की गई। तो 7000 की मनसबदारी अकबर के समय प्रदान की गई थी। एक तो आपको मान सिंह हो जाएगा और एक कोका अजीज हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना है। इन्हें 7000 की मनसबदारी प्रदान की गई थी। तो राजा मान सिंह कोका अजीज को अकबर ने 1605 ईस्वी में 7000 की मनसबदारी प्रदान की। तो 7000 की मनसबदारी कब प्रदान की थी? 1605 ईस्वी में प्रदान की थी। आगे देखिए, राजस्थान में साहिबा का युद्ध जिस वर्ष लड़ा गया था वह है। तो साहिबा का युद्ध आपका जिस वर्ष लड़ा गया था वो कौन सा हो जाएगा आपका? ये 1541 से 1542 हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पाहेबा साहिबा का युद्ध 1541 से 1542 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर बीकानेर के राव जैसी हार गए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, नाथूराम पोदार की हवेली शेखावटी में कहाँ स्थित है? तो नाथूराम पोदार की हवेली काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, इसको रट लेना, अच्छे से ध्यान कर लेना। नाथूराम पोदार की हवेली आपकी कहाँ पर हो जाएगी? बिसाऊ झुंझुनू में हो जाएगी। आगे देखिए, दत्तानी के युद्ध के समय सिरोही का शासक था। तो दत्तानी का जब युद्ध हुआ था तब सिरोही का शासक कौन था दोस्तों? तो ये महाराव सुल्तान देवड़ा थे, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन थे? सुल्तान था, ये आपको ध्यान रखना है जब आपका दत्तानी का युद्ध हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, 1564 ईस्वी में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी? तो यहाँ पर बात 1564 की जा रही है दोस्तों। 1564 में अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध किसने सहायता मांगी थी? तो ये आपका कौन हो जाएगा? राम सिंह हो जाएगा दोस्तों। कौन हो जाएगा? राम सिंह हो जाएगा। और उदय सिंह और राम सिंह दोनों किसके भाई हो जाएंगे? चंद्रसेन के भाई हो जाएंगे। और 1564 में सहायता किसने मांगी? राम सिंह ने मांगी थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 1570 में जब नागौर का दरबार हुआ था उस समय उदय सिंह ने सहायता मांगी थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो 1564 ईस्वी में चंद्रसेन के सौतेले भाई राम सिंह ने अकबर के दरबार में पहुंचकर सहायता मांगी थी। अकबर ने हुसैन अली और कुली खां के नेतृत्व में फौज भेजकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। तो ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है, हुसैन अली और कुली खां आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, यही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों और बिल्कुल एजिटिव सवाल आएंगे। बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था? तो बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था? तो माही मराठीब की उपाधि दी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। किसको दी गई थी? अनूप सिंह को दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? औरंगजेब के द्वारा प्रदान की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये सवाल अभी आपका 4-5 दिन पहले जो RSM SSB का पेपर हुआ है उसमें पूछा गया था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो 1857 की क्रांति सर्वप्रथम नसीराबाद में हुई थी। 28 मई 1857 को हुई थी, यह आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर मेजर स्पॉटिसवुड और न्यूबरी नामक अधिकारी को मार दिया गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो मेजर स्पॉटिसवुड आपको ध्यान रखना है और न्यूबरी को यहाँ पर मार दिया गया था। और क्रांतिकांत शिखर में हुआ था। और नीमच में पूछा जाए तो नीमच में क्रांति आपकी 3 जून 1857 को हुई थी, यह आपको ध्यान रखना है। और कोटा में क्रांति कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1857 को हुई थी। तो ये डेट इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, एग्जाम में पूछ ली जाती है। आगे देखिए, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा आपके तख्त सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाएगा दोस्तों। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया? तो 1920 में विजय सिंह पथिक के द्वारा वर्धा से एक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था जिसका नाम क्या हो जाएगा? राजस्थान केसरी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और अजमेर से आपका विजय सिंह पथिक के द्वारा नवीन राजस्थान प्रकाशित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में विजय सिंह पथिक के द्वारा कहाँ पर की गई थी? वर्धा में की गई थी। और 1920 में राजस्थान सेवा संघ का जो मुख्यालय दोस्तों वो अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है।
आगे देखिए, निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आया? तो आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में कौन सा क्रांतिकारी नहीं आया? तो ये आपके जोरावर सिंह बारट हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। कौन हो जाएंगे? जोरावर सिंह बारट हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना दिसंबर 1945 में की गई थी, मीठालाल व्यास के द्वारा की गई थी। कहाँ पर की गई थी? जोधपुर में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जैसलमेर में नहीं की गई थी, जोधपुर में की गई थी। इसी तरीके से भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना आपकी रेवाड़ी में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी तरीके से सिरोही प्रजामंडल की स्थापना आपकी मुंबई में की गई थी, और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। तो ये 4-5 आपको ध्यान रखने हैं जिनकी स्थापना अलग जगह हुई थी दोस्तों। ठीक है, तो सागरमल घोपा के जेल में रहते हुए 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास द्वारा जोधपुर में जैसलमेर राज्य प्रजामंडल का गठन किया गया था। आगे देखिए, स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री राजस्थान के किस जिले से थे? तो हीरालाल शास्त्री राजस्थान के किस जिले से हो जाएंगे दोस्तों? ये आपके जयपुर जिले से हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और एक आपका पूछा जाता है मिर्ज़ा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य एक समझौता हुआ था, वो आपका एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, वो भी आपको ध्यान रखना है। ये कब हुआ था आपका? ये आपका 1942 में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, बिजोलिया में जागृति के लिए मित्रमंडल बिजोलिया संगठन की स्थापना किसने की? तो बिजोलिया में जागृति के लिए मित्रमंडल बिजोलिया संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपकी साधु सीताराम दास के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मित्रमंडल की बात की जा रही है दोस्तों। ठीक है, साधु सीताराम दास ने बिजोलिया के किसानों में जागृति उत्पन्न करने एवं उनके हितों के संरक्षण के लिए बिजोलिया में मित्रमंडल नामक संगठन की स्थापना की थी। ठीक है, आगे देखिए, नीमूचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ? तो ये आपकी अलवर रियासत में हुआ था। कब हुआ था? तो ये आपका 14 मई 1925 को हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इस समय यहाँ का शासक कौन था? तो जयसिंह था। इस समय यहाँ का शासक कौन हो जाएगा? आपका जयसिंह हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे देखिए, मेवाड़ पुकार क्या था? तो मेवाड़ पुकार क्या हो जाएगा? आपका 21 सूत्रीय मांग पत्र हो जाएगा, जो कि मोतीलाल तेजावत के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा? मोतीलाल तेजावत के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, मेवाड़ महाराणा को। आगे देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कौन सी थी आपकी? तो ये आपकी मारवाड़ हो जाएगी। और सबसे प्राचीन अगर आपसे पूछी जाए तो कौन सी हो जाएगी? आपकी मेवाड़ हो जाएगी। और सबसे नवीन अगर आपसे पूछी जाए तो झालावाड़ हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? आपकी शाहपुरा रियासत हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन के कितने चरण थे? तो राजस्थान के गठन के कितने चरण हो जाएंगे? 7 चरण हो जाएंगे। ठीक है, 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ था। सबसे पहले आपका मत्स्य संघ बना था 18 मार्च 1948 को, और सबसे अंत में आपका राजस्थान का निर्माण हुआ था 1956 में। राजस्थान के किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? तो धाराधारगढ़ के नाम से चौमुहागढ़ को जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसे रघुनाथगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी कि रघुनाथगढ़, चौमुहागढ़, धाराधारगढ़ ये सब एक ही है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण कर्ण सिंह के द्वारा 1595 से 97 में चौमू में करवाया गया। आगे देखिए, अंबिका माता मंदिर अवस्थित है। तो अंबिका माता का मंदिर आपका कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपका जगत उदयपुर में अवस्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर अवस्थित है? जगत उदयपुर में अवस्थित है। इसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ स्थित अंबिका देवी के मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है। आगे देखिए, उत्तरी भारत का पहला रावण का मंदिर स्थित है। तो उत्तरी भारत का पहला रावण का मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? जोधपुर में हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जोधपुर में उत्तरी भारत का पहला रावण मंदिर स्थित है। उल्लेखनीय है कि रावण की पत्नी मंदोदरी जोधपुर की प्राचीन राजधानी मंडोर की रहने वाली थी। आगे देखिए, किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? तो मेवाड़ का खजुराहो तो अंबिका मंदिर जगत उदयपुर हो गया। हाड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है? शिव मंदिर भंड देवरा को कहा जाता है। और इसे ही दोस्तों राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। इसे ही राजस्थान का मिनी खजुराहो भी कहा जाता है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। शिव मंदिर कंसुआ जो है ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? ये आपका कोटा में हो जाएगा दोस्तों। कंसुआ का जो लेक है ये कोटा से प्राप्त हुआ है, और इसमें मौर्य राजा धवल की जानकारी मिलती है। मौर्य राजा धवल की जानकारी मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। शिव मंदिर बारडोली जो है ये आपका रावत भाटा चित्तौड़ में स्थित है दोस्तों। और यहाँ का घाटेश्वर मंदिर आपको ध्यान रखना है। घाटेश्वर मंदिर जो है वो आपका रावत भाटा में हो जाएगा, बारडोली में, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, जोगनिया माता मंदिर भीलवाड़ा, सुनरी कोटी शिखर, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। सुनरी कोटी आपकी टोंक में है। मुसी महारानी की छतरी 80 खंभों की अलवर में हो जाएगी। ठीक है, जोगनिया माता का मंदिर भीलवाड़ा आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर हो जाएगा।
आगे देखिए मित्रों, जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माता कौन था? तो जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माता आपका कौन हो जाएगा? तो ये आपका महाराजा सरदार सिंह हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था? सरदार सिंह के द्वारा करवाया गया था। जसवंत थड़ा जोधपुर में हो जाएगा, मेहरानगढ़ के पास में स्थित है। इस संगमरमर निर्मित स्फटिक इमारत शाही क्षत्रिय का निर्माण जोधपुर नरेश जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में महाराजा सरदार सिंह ने 1906 ईस्वी में करवाया था। तो ये 1906 भी आप ध्यान रख लेना। इसमें जोधपुर नरेशों की वंशावली के मनोहारी चित्र लगे हैं। चांद बावड़ी स्थित है, तो चांद बावड़ी आपकी आबानेरी दौसा में स्थित है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये 13 मंजिला बावड़ी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह है? तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी आपका मेवाड़ का हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और ये किसके समय का है दोस्तों? तो ये तेज सिंह के समय का है, 1260 ईस्वी का, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तेज सिंह के समय का है, 1260 ईस्वी का। आगे देखिए, निम्न में से राजस्थान का कौन सा स्थान ब्लैक पोइट्री के लिए प्रसिद्ध है? तो ब्लैक पोइट्री के लिए आपका कौन सा प्रसिद्ध है? कोटा और सवाई माधोपुर प्रसिद्ध है दोस्तों। सवाई माधोपुर ऑप्शन में नहीं है, तो आपको कोटा आंसर करना है। और कोटा हो तब भी आप, कोटा सवाई माधोपुर हो तब भी आपको कोटा आंसर करना है, ठीक है। और कोटा नहीं हो तब आपको सवाई माधोपुर आंसर करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आपसे ब्लू पोइट्री पूछी जाए दोस्तों, तो ब्लू पोइट्री कहाँ की हो जाएगी? आपकी जयपुर की हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ब्लू पोइट्री आपकी जयपुर की हो जाएगी, जिसके प्रसिद्ध कलाकार आपके कृपाल सिंह शेखावत हो जाएंगे। आगे देखिए, राजस्थान के एकमात्र महाधिवक्ता जो 3 बार महाधिवक्ता रह चुके हैं, तो वो आपके कौन हो जाएंगे दोस्तों? GS कासलीवाल, SM मेहता, नरपतमल लोढ़ा, BP अग्रवाल। तो ये आपके कौन हो जाएंगे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 36 जो है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? BP अग्रवाल। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से है? तो उमर फारूक मेवाती का संबंध आपका किस क्षेत्र से हो जाएगा? तो इनका संबंध संगीत क्षेत्र से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, शानदार सवाल है। कौन सा तत्ववाद नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा तत्ववाद नहीं है दोस्तों? अलगोजा जो है ये राजस्थान का लोकवाद यंत्र है दोस्तों, और ये आपका सुशीरवाद यंत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। रावण हत्ता, जंतर, कमाईचा, ये सारे आपके तत्ववाद हो जाएंगे। आगे देखिए, पेजन नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? इंपॉर्टेंट सवाल है। पेजन नृत्य जो है दोस्तों, ये आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में किया जाता है, यानी कि वागड़ क्षेत्र से संबंधित है। और ये दीपावली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नाट्य है जो सावन भादो मास में 40 दिन तक किया जाता है? तो सावन भादो मास में 40 दिन तक मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नाट्य किया जाता है? एक ही नाट्य हो जाएगा आपका, गौरी नाट्य। आगे देखिए, राजस्थान के वे संत कौन हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? तो ऐसे कौन से संत हैं आपके? धन्ना जी हो जाएंगे, जिनका संबंध धुवन गांव टोक से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। धुवन गांव टोक से इनका संबंध हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, वह जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है, तो रामदेव जी की समाधि कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपकी जैसलमेर में अवस्थित है। रामदेव जी ने जैसलमेर के पोखरण के नज़दीक रामदेवरा में राम सरोवर के किनारे 1458 ईस्वी में जीवित समाधि ली थी। कब ली थी दोस्तों? 1458 ईस्वी में ली थी। आगे देखिए, सुगाली माता किस राज परिवार की आराध्य देवी है? तो सुगाली माता आपकी किस राज परिवार की आराध्य देवी हो जाएगी दोस्तों? तो ये आपकी आवा के ठाकुर परिवार चंपावतों की आपकी आराध्य देवी हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्हें 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है। तो 1857 की क्रांति की देवी किसे कहा जाता है? तो ये सुगाली माता को कहा जाता है। और इनके 10 सिर हो जाएंगे और 54 हाथ हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में ये पाली संग्रहालय में रखी हुई है। आगे देखिए, पौष माह में आयोजित होने वाला मेला है, तो पौष मास में आपका कौन सा मेला आयोजित होता है दोस्तों? तो नाकोड़ा जी का मेला आयोजित होता है। नाकोड़ा जी जो है दोस्तों, इन्हें राजस्थान का मेवा नगर भी कहा जाता है। राजस्थान का मेवा नगर भी कहा जाता है, ये आपका बालोतरा में हो जाएगा, ठीक है। और अगर बालोतरा ऑप्शन में नहीं हो तो बाड़मेर आपको आंसर करना है। नाकोड़ा जी, मेवा नगर, बालोतरा हो जाएगा। पौष कृष्ण दशमी को यहाँ पर मेला आयोजित होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से वह जयंती चुनिए जो कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मनाई जाती है। जो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 के दिन आपकी महावीर जयंती मनाई जाती है, यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता है? तो स्त्रियों के द्वारा गले में कौन सा आभूषण नहीं पहना जाता है? मांदलिया, टेवटा, तिमनिया जो है, ये तीनों तो आपके स्त्रियों के द्वारा गले में पहने जाते हैं। ओगनिया जो है दोस्तों, ये आपका कहाँ पर पहना जाता है? ये आपका कान में पहना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा नेवरी आपको ध्यान रखना है, नेवरी आपका पैर में पहना जाता है। नोगरी आपका हाथ में पहना जाता है। बलिया आपको ध्यान रखना है, बलिया आपका हाथ में पहना जाता है दोस्तों। कणकती कहाँ पर पहनी जाती है? कणकती आपकी कमर में पहनी जाती है। तो मेमंद आपका कहाँ पर पहना जाता है? मेमंद आपका सिर पर पहना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आभूषण है, ये आपको ध्यान रखना है।
आगे देखिए, इंडोनी लोकगीत गाया जाता है। तो इंडोनी लोकगीत आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आपका कालबेलियों का प्रसिद्ध नृत्य हो जाएगा और ये महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लेने जाते समय गाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये सवाल आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? तो डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? तो ये रानी प्रेमल देवी के द्वारा करवाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, रानी प्रेमल देवी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, कौन सा कथन यहाँ पर सही है? बड़वा यूप अभिलेख 3 यूप स्तंभ अभिलेखों का समूह है। बिल्कुल सही बात है, ये आपको ध्यान रखना है। कैसे याद रखोगे? बड़वा, कितने वर्ड आ रहे हैं इसमें? 1 2 3, 3 आ रहे हैं, तो 3 यूप अभिलेखों का समूह है। घटियाला शिलालेख 861 ईस्वी का हो जाएगा, जो कि आपका मंडोर से प्राप्त हुआ है। तो 4 अभिलेखीय लेखों का समूह है। कैसे याद रखोगे? घटियाला, 4 वर्ड आ रहे हैं इसमें, तो ये 4 लेखों का समूह है। इस तरीके से याद रख सकते हो। बड़वा अभिलेख मोगरी वंश की जानकारी मिलती है, बिल्कुल सही बात है। और घटियाला शिलालेख गुज्जर प्रतिहारों की जानकारी मिलती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर A B C D चारों आपके सही हो जाएंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए दोस्तों, राज्य में संभागों एवं जिलों की संख्या क्रमशः है। तो संभागों और जिलों की संख्या 10 और 50 हो जाएगी। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? तो कौन सा भौगोलिक अंचल राजस्थान में प्राचीनतम हो जाएगा? तो अरावली पर्वतीय अंचल जो है ये प्राचीनतम है। ठीक है, ये प्राचीन वलित पर्वतमाला है, ये आपको ध्यान रखना है। अरावली की जो टोटल लंबाई है वो 692 किलोमीटर है। राजस्थान में लंबाई पूछी जाए तो 550 किलोमीटर है। और अगर आपसे पूछा जाए इसका निर्माण किस काल में हुआ है, तो प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ है। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 930 मीटर हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर हो जाएगी, जो कि आपकी सिरोही में स्थित है। सिरोही जिले में तिरु ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में कहते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? भाकर कहा जाता है। और गिरवा आपकी उदयपुर में हो जाएगी। ठीक है, तस्तिरुनुमा पहाड़ियाँ उदयपुर में हो जाएगी गिरवा। आगे देखिए, राज्य का आर्द्र जिला कहलाता है। तो राज्य का आर्द्र जिला आपका कौन सा हो जाएगा? झालावाड़ हो जाएगा। जब झालावाड़ ऑप्शन में हो तब झालावाड़ ही आपको आंसर करना है। आगे देखिए, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती है? तो सर्वाधिक क्षेत्र पर आपकी कौन सी मृदा पाई जाती है? तो एरिडोसोल और एंटीसोल पाई जाती है दोस्तों। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एरिडोसोल और एंटीसोल आपकी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। और आपकी अल्फीसोल जो है दोस्तों ये आपकी जयपुर साइड में पाई जाती है। इंसेप्टिसोल आपकी सिरोही साइड में पाई जाती है। वर्टिसोल आपकी हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। राजस्थान के 2/3 भाग में बलुई मिट्टी अर्थात एरिडोसोल और एंटीसोल पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों पशुपालन के सवाल हम देखने वाले हैं। ठीक है, पशुपालन के जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 106 देखिए आप, गाय की संकर नस्ल करण स्विस एवं करण फ्रीज कहाँ से विकसित की गई? तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 106 देखिए दोस्तों, ये आपकी किसके द्वारा विकसित की गई है? NDRI। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो गाय की संकर नस्ल है करण स्विस और एक करण फ्रीज, तो ये दोनों आपको ध्यान रखनी है। करण स्विस, करण फ्रीज, ये विकसित की गई है NDRI द्वारा। मुर्गी का जंतु वैज्ञानिक नाम बताइए। तो मुर्गी का जंतु वैज्ञानिक नाम आपको बताना है, ये आपका गेलस डोमेस्टिकस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गेलस डोमेस्टिकस। आगे देखिए, वर्ष 2021-22 में राजस्थान का दुग्ध उत्पादन कितना मिलियन टन था? तो दोस्तों ये 2021-22 के हिसाब से आपका पूछा गया है, तो ये 33.2 मिलियन टन हो जाएगा। सवाई चाल किस नस्ल की मुख्य विशेषता है? तो सवाई चाल जो है दोस्तों ये कांकरेज नस्ल की मुख्य विशेषता है, ये आपको ध्यान रखनी है। कांकरेज गाय जो है ये सवाई चाल के लिए फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है ये भी आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। इसका उत्पत्ति स्थान कच्छ का रण गुजरात है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की यह नस्ल सिरोही, जालौर और बाड़मेर में पाई जाती है। आगे वाले थनों की अपेक्षा पीछे वाले थन इसके छोटे होते हैं। यह गाय दिकाजी नस्ल की होती है। आगे देखिए, भैंस की एकमात्र संकर नस्ल है। तो भैंस की एकमात्र संकर नस्ल आपकी मेहसाना हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। बकरी की वह नस्ल लगातार 2 वर्ष तक दूध देती है एवं 4% वसा पाई जाती है। तो 2 वर्ष तक दूध देगी और 4% वसा पाई जाएगी, ये आपकी कौन सी हो जाएगी? टोगन वर्ग हो जाएगी। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका उत्पत्ति स्थान स्विट्जरलैंड की टोगनवर्ग घाटी है। यह नस्ल सींग रहित होती है। इसके बाल चिकने होते हैं, शरीर के पिछले हिस्से पर लंबे बाल होते हैं। 305 दिन के दुग्ध काल में यह बकरी 2613 किलोग्राम तक दूध देती है। तो इसका दुग्ध काल कितना होता है? 305 दिन का होता है। आगे देखिए मित्रों, फ्रेंच मीडियम स्ट्रा में वीर्य का आयतन होता है। तो फ्रेंच मीडियम स्ट्रा में वीर्य का आयतन 0.5 ml होता है दोस्तों। निम्न में से किसे बधियाकरण की रक्त रहित विधि भी कहते हैं? तो रक्त रहित विधि किसे कहा जाता है? तो ये आपकी बर्डीजो कास्ट्रेटर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है?
बर्डीजो कास्ट्रेटर को कहा जाता है। रक्त रहित विधि है ये बधियाकरण की। अलग अलग प्रजातियों के बीच होने वाला प्रजनन कहलाता है। तो अलग अलग प्रजातियों के बीच में होने वाला प्रजनन आपका प्रजातीय संकरण कहलाता है। आगे देखिए, गाय भैंस बकरी में मधचक्र का समय कितना होता है? तो गाय हो, भैंस हो या बकरी हो, इनमें मधचक्र का समय आपका 21 दिन का होता है। और 16.5 दिन किस में होता है? ये आपका भेड़ में होता है। ये आपको ध्यान रखना है, 16.5 दिन भेड़ में होता है और इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा जाता है। ठीक है। और अगर आपसे किसका पूछा जाए दोस्तों, गाय भैंस बकरी के अलावा सूअर और घोड़ी में भी मधचक्र 21 दिन का होता है। तो आप तो ये याद रखिए, गाय भैंस बकरी का कितना होता है? 21 दिन का होता है। और यहाँ पर भेड़ का 16.5 दिन का होता है। 23 दिन किसका होता है दोस्तों? ये आप कमेंट करके बताना, 23 दिन किसका होता है। आगे देखिए, दूध का अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है? तो दूध का अपेक्षित घनत्व आपका किससे मापा जाता है? लैक्टोमीटर से। मुर्गियों की किस नस्ल का खून एवं मांस काले रंग का होता है? तो किनका होता है? कड़कनाथ। कड़कनाथ नस्ल जो है, इनका नस्ल का खून एवं मांस काले रंग का होता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, यदि पशु 6 माह का गर्भित हो तो उसे अलग से कितना दाना देना चाहिए? तो उसे 1 किलो दाना अलग से देना चाहिए। प्रजनन योग्य सांड को प्रजनन कार्य के लिए कितना दाना देना चाहिए? तो उसे 2 किलो दाना देना चाहिए दोस्तों। ठीक है। प्रजनन योग्य जो सांड होता है उसे प्रजनन कार्य करने के लिए कितना दाना देना चाहिए? 2 किलो। आगे देखिए, एंटीडोट के रूप में सर्वोत्तम रसायन है। तो एंटीडोट के रूप में सर्वोत्तम रसायन आपका कौन सा हो जाएगा? 2% कैमेनोफोर हो जाएगा दोस्तों। बरसिम एवं रिजके कौन से कुल के हैं? तो बरसिम एवं रिजके आपके कौन से कुल के हो जाएंगे? तो ये लेग्यूमिनोसी कुल के हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पशु के स्वस्थ दशा से विचलित होने की अवस्था को क्या कहते हैं? तो पशु के स्वस्थ दशा से विचलित होने की अवस्था क्या कहलाएगी? रोगी कहलाएगी। आगे देखिए, चुरचुरिया जहरबाद फड़ सूजन किस रोग के नाम है? तो चुरचुरिया जहरबाद फड़ सूजन ये किस रोग के नाम हो जाएंगे? तो ये आपके लेगडी ज्वर के नाम हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इस रोग का कारक क्लास्ट्रीडियम सोबिचाई व क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिक जीवाणु है। इसमें बचाव हेतु पॉलीवेंट फ्रोमलिनाइज्ड एना कल्चर वैक्सीन देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। खुरपका मुंहपका रोग किससे होता है? तो खुरपका मुंहपका रोग आपका किससे होता है दोस्तों? जीवाणु, विषाणु, परजीवी या आहार जनित। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो ये आपका विषाणु से होता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, अधिक दूध देने वाली गाय में कौन सा रोग होता है? तो अधिक दूध देने वाली गाय में आपका कौन सा रोग हो जाएगा? दुग्ध ज्वर हो जाएगा। रिंड पेस्ट की रोकथाम के लिए टीकाकरण कब उचित है? तो रिंडर पेस्ट की रोकथाम के लिए टीकाकरण आपका जून जुलाई में दिया जाता है दोस्तों। रेडियो एक साधन है, रेडियो आपका श्रव्य का साधन हो जाएगा। आगे देखिए, कठपुतली ड्रामा नाटक लोकगीत किस प्रकार के साधन है? तो ये आपके श्रव्य और दृश्य प्रकार के हो जाएंगे दोस्तों। राजस्थान में कुल कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित होते हैं? तो राजस्थान में 10 राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। किसान का मित्र किसे कहा जाता है? तो ये आपका केचुए को कहा जाता है। भैंस एवं गाय में कैनायन दांतों की संख्या होती है। तो कैनायन दांतों की संख्या भैंस और गाय में कितनी होती है? 0 होती है दोस्तों। ठीक है। कैनायन मतलब आपका कीला दांत। आगे देखिए, पशुओं की आयु मुख्यतः किन दांतों से आंकी जाती है? तो पशुओं की जो आयु होती है वो दांतों से आंकी जाती है। तो कौन से दांत होते हैं? अग्रचवर्णक दांत। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में उष्ट संरक्षण योजना कब शुरू हुई? तो उष्ट संरक्षण योजना आपकी कब शुरू हुई है दोस्तों? इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपका पूछा जा सकता है। ये आपकी 15 अगस्त 2020 को शुरू हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आगे देखिए, श्वेत क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा आपका? तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध से हो जाएगा। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन हो जाएंगे आपके। यह क्रांति 13 जनवरी 1970 को शुरू हुई और 3 चरणों में चली। प्रथम चरण 1970, दूसरा 1978 से 1985, तीसरा आपका 1985 से 1996। आगे देखिए, गोपाल योजना राजस्थान के कितने जिलों में चलाई जा रही है? तो ये आपकी 10 जिलों में चलाई जा रही है। ये आपको ध्यान रखना है, गोपाल योजना। आगे देखिए, अंडाशय में किस स्थान पर कार्पस ल्यूटियम बनता है? तो कार्पस ल्यूटियम आपका कहाँ पर बनता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 136 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंडाशय, डिम्ब ग्रंथि, गेफियन फोलिकल या शुक्र ग्रंथि। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गेफियन फोलिकल। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। जुगाली करने वाले पशुओं में यथार्थ अमाशय होता है। तो यथार्थ का मतलब यानी कि सत्य अमाशय आपका कौन सा होता है जुगाली करने वाले पशुओं में? तो ये एबोमेजम होता है दोस्तों। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और जो आपके रुमंती पशु होते हैं उनमें ओमेजम गायब होता है ना। आगे देखिए, ग्राम आधार योजना की शुरुआत कब हुई? तो ग्राम आधार योजना की शुरुआत आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। इसे की विलेज स्कीम भी कहते हैं। इसकी शुरुआत 1952 में हुई।
इसे सभी योजनाओं की जननी कहते हैं। इसका उद्देश्य अच्छी प्रजनन क्षमता वाले सांडों को तैयार करना है। आगे देखिए, प्रथम ग्रीवा कशेरुकी को कहते हैं। तो प्रथम ग्रीवा कशेरुकी को क्या कहते हैं दोस्तों? एटलस, एक्सिस, सैक्रम या लंबार। तो प्रथम ग्रीवा कशेरुकी को कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 139 में को क्या कहेंगे दोस्तों? प्रथम ग्रीवा कशेरुकी को तो इसे एटलस कहेंगे दोस्तों। मेड काउ नामक रोग किससे होता है? तो मेड काउ नामक रोग आपका प्रियन से होता है दोस्तों। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। वयस्क घोड़े के श्वसन की सामान्य दर क्या है? तो वयस्क घोड़े के श्वसन की सामान्य दर आपकी 8 से 16 पर मिनट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 8 से 16 पर मिनट। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 142, दुग्ध सरण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑक्सीटोसिन हो जाएगा दोस्तों। दुग्ध सरण के लिए आपका ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। भारत में भैंसे के वीर्य को कितने गुना तक तनु करते हैं? तो इसे 10 गुना तक तनु करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। प्रजनन अंगों द्वारा औषधि देने की विधियां हैं। तो प्रजनन अंगों द्वारा औषधि देने की विधि आपकी योनि द्वारा हो जाएगी, एनिमा हो जाएगी, गर्भाशय डूस हो जाएगा। उपरोक्त सभी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मशीन द्वारा बर्तनों की सफाई के लिए कितने प्रतिशत सोडा का उपयोग करते हैं? तो कितने प्रतिशत सोडा का उपयोग करते हैं? क्वेश्चन नंबर 145 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 0.5 से 1.8%। और हाथ में बर्तन साफ करने के लिए 0.25 से 0.45% सोडे का उपयोग करते हैं। जब हाथ से बर्तन साफ करने हो तो सोडे को मिलाने के लिए पानी 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, 20वीं पशुगणना में राजस्थान में गायों की संख्या है। तो 20वीं पशुगणना में राजस्थान की गायों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो ये आपकी 139 लाख हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी 20वीं पशुगणना की? 1 अक्टूबर 2018 को हुई थी। पशुगणना राजस्व विभाग करता है, परंतु 20वीं पशुगणना में पशुपालन विभाग जयपुर ने भी राजस्व विभाग अजमेर का साथ दिया। आगे देखिए, साहिवाल का मुख्य उत्पत्ति स्थान है। तो साहिवाल का मुख्य उत्पत्ति स्थान आपका मोंटमोगरी पाकिस्तान हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, अमाशय का वह भाग जहाँ भोजन का पाचन होता है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अबोमेजम हो जाएगा, जिसे सत्यामाशय कहा जाता है। बछड़े की प्रथम विष्ठा क्या कहलाती है? तो बछड़े की प्रथम विष्ठा आपकी क्या कहलाती है? तो ये आपकी मेकोनियम कहलाती है। क्या कहलाती है? मेकोनियम कहलाती है। आगे देखिए, निम्न में से टोडा किस पशु की नस्ल है? तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। एक सवाल आप सब लोगों के लिए है, टोडा किस पशु की नस्ल है? इसका सवाल आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, एक सवाल आप सब लोगों के लिए, टोडा किस पशु की नस्ल है? तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और यहाँ पर लगभग 100 सवाल मैंने आपको करवाए दोस्तों, जिसमें से आपके लगभग 55 सवाल तो जीके से हो गए और लगभग आपके 45 सवाल किसके हो गए? या आपके पशुपालन के हो गए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।